पढ़ेंगे पार्ट नंबर 13 जो कि है सुखी राजकुमार। मानव सभ्यता के विकास क्रम में मनुष्य ने अपने सुख सुविधाओं का विस्तार किया और समाज में भी रहना सीखा। बुद्धि के विकास ने सिर्फ उसके लिए सुख की ही सृष्टि नहीं की, वरन उसकी भावनात्मक दुनिया को भी प्रभावित किया। उसे अन्य प्राणी जगत से अधिक संवेदनशील बनाया। सभ्यता और समाज के विकास के साथ ही संवेदनशीलता दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होने की क्षमता में विकसित होती गई और मनुष्यता के सर्वोच्च गुणों में गिनी जाने लगी। अपने लिए जीने और दूसरों के लिए सोचने करने की इन प्रवृत्तियों के बीच के द्वंद्व से मनुष्य समाज लगातार घिरा रहता है। इन्हीं प्रवृत्तियों का सुंदर चित्रण करने वाली है अंग्रेजी लेखक ऑस्कर वाइल्ड की यह कहानी सुखी राजकुमार। तो जैसे मानव सभ्यता है उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट जैसे ही होता गया, वो और ज़्यादा सही होता गया, तो उसके सुख सुविधाओं का विस्तार लगा, मतलब वो आराम की चीज़ें और खोजने लगा और समाज में रहना भी वो उसने सीखा, कैसे आसपास के लोगों के साथ मन मिला के रहना चाहिए, वैसे रहना सीखने लगा और उसकी बुद्धि का भी विकास हुआ और उसकी सृष्टि नहीं की और उसकी भावनात्मक दुनिया की भी सृष्टि की। पहले वो अकेला रहता था तो उसके इतना सोच के बारे में नहीं था कि वो किसी से उसका लगाव नहीं था इतना, या फिर किसी से उसकी आसक्ति नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो किसी एक इंसान के साथ रहने लगा और ऐसे ही उसका जैसे उसने परिवार समझा या फिर दोस्त समझे, तो उसका क्या बोलते हैं वो और ज़्यादा भावनात्मक होता गया। उसे किसी का भावना को ठेस पहुंचाने में कह सकते हैं कि उसको बुरा लगता था, तो इसीलिए वो संवेदनशील बन गया और सभ्यता समाज विकास के साथ वो सुख दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख से दुखी होने लगा और उसके अंदर ये सारी भावनाएं आने लगी। तो आप अपने लिए जीने और दूसरों के लिए सोचने करने की इन प्रवृत्तियों के बीच के द्वंद्व से मनुष्य समाज लगातार घिरा रहता है। इन्हीं प्रवृत्तियों का सुंदर चित्रण करने वाली है अंग्रेजी लेखक ऑस्कर वाइल्ड की यह कहानी सुखी राजकुमार। तो एक इंसान क्या होता है कि मतलब दूसरों के बारे में भी सोचना चाहता है, वो एक सेल्फलेस इंसान भी होना चाहता है और वो एक तरह से वो सेल्फिश भी होना चाहता है। तो इस दोनों के बीच में वो फंसा रह जाता है, तो उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और इसीलिए इसी चीज़ को हमें समझने के लिए ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा ये कहानी लिखी गई है सुखी राजकुमार। तो अब हम चलते हैं हमारे कहानी पर। आइए अब हम ऑस्कर वाइल्ड की कहानी सुखी राजकुमार का ध्यानपूर्वक पाठ करें और उसका आनंद लें। आपकी सुविधा के लिए कठिन शब्दों को हाशिए पर दिए गए, हमेशा ही देता रहता पता नहीं क्या। तो चलिए सुखी राजकुमार पढ़ते हैं। नगर में उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित थी। मूर्ति पर हल्का स्वर्ण पत्र मढ़ा था। आंखों के स्थान पर 2 चमकदार नीलम थे और तलवार की मूठ में एक बड़ा सा लाल जड़ा था। लोग उस प्रतिमा के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा करते। दिन भर उड़ने के बाद एक गौरैया रात को नगर के समीप पहुंची। मैं ठहरूं कहाँ, उसने सोचा। मैं समझ रही थी कि इस शहर मेरा स्वागत करेगा। इतने में स्तंभासीन मूर्ति देखी। आहा, मैं यहीं ठहरूंगी, ये बहुत अच्छा स्थान है। यह काफी साफ और यहाँ काफी साफ हवा आ रही है। तो एक क्या है, नगर में एक बीचों बीच एक सुखी राजकुमार की मूर्ति रखी हुई थी और मूर्ति के ऊपर कह सकते हैं कि गोल्डन परत चढ़ी हुई थी, जैसे काजू कतली पर नहीं होती सिल्वर परत, वैसे वो काफ़ी पतली होती है लेकिन ये थोड़ी मोटी थी। तो इट्स लाइक लग रहा था कि सोने की बनी, लेकिन एक्चुअली सोने की नहीं बनी थी, उसके ऊपर परत चढ़ी हुई थी और उसके आंखों में 2 चमकदार नीलम थे, जैसे एकदम ब्लू आइज। सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट हाँ क्या बोलते हैं, उसके आंखों में नीलम जड़े थे और उसके ब्लू आइज लग रहे थे और तलवार की मूठ पे था एक बड़ा सा लाल एक पत्थर होता है, आई थिंक रूबी जैसा होगा कुछ। तो वो उसके तलवार के मूठ पे, मतलब वो जो हैंडल और जो एक्चुअल तलवार होती है उसको जहाँ पे जोड़ते हैं वो मूठ होता है, वो उस वहाँ पे वो लाल जड़ा हुआ था। तो लोग उस प्रतिमा के सौंदर्य को देख के बड़ी प्रशंसा करते, उनको बहुत खूबसूरत लगता वो। तो एक दिन एक चिड़िया, गौरैया मतलब जैसे स्पैरो टाइप, तो वो उसने वहाँ उसके पास आके पहुँची और वो सोचने लगी कि मैं कहाँ पे जाके रुकूँ। वो उसको ऑब्वियसली वो
उड़ उड़ के तो थक गई होगी, तो इसलिए उसने कहा चल मैं कहीं रुक जाती हूँ, तो इसलिए वो रुकी वहाँ पे जाके। तो फिर उसने वो मूर्ति देखी, तो उस स्तंभ पे जो मूर्ति रखी, स्तंभासीन, ये एक मतलब क्या बोलते हैं वो है, याद नहीं आ रहा, संधि है, तो क्या बोलते हैं स्तंभ प्लस आसीन इज इक्वल टू स्तंभासीन। तो इसीलिए ये स्तंभासीन मूर्ति को देखा, आहा मैं यहीं ठहरूंगी, ये बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ काफ़ी साफ हवा आ रही है, और वो मूर्ति के पैरों के पास उतर पड़ी। तो उसने जब वहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो सुखी राजकुमार की मूर्ति है, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, तो मैं यहीं पे रह जाऊंगी। वो मूर्ति के पैरों के पास उतर पड़ी। उसने चारों ओर देखकर कहा मेरा शयनागार सोने का है, और वो पंखों में मुंह छिपाकर सोने जा रही थी कि एक पानी की बड़ी सी बूंद टप से उस पर गिर पड़ी। तो उसने क्या किया कि उसने इधर उधर देखा, फिर उसने कहा कि मेरा जो ये जो क्या बोलते सोने की जगह है, सोने की जगह है, दोनों सोने का मतलब एक स्लीप और एक गोल्ड। तो इसीलिए ये जो जगह थी वो बहुत खुश हो गया कि वो सोने का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है। तो इसीलिए उसने अपना पंख से मुंह छुपाए और वो सो गया। और वहाँ पे वो ऐसे सो ही रहा था कि उसके ऊपर एक टप से करके बूंद गिरी। ताजुब है, उसने कहा, आकाश में एक भी बादल नहीं, तारे साफ चमक रहे हैं और फिर भी पानी बरस रहा है। इतने में दूसरी बूंद गिरी। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरे ऊपर जस्ट अभी एक बूंद गिरी और मतलब बारिश भी नहीं हो रही है, मौसम भी एकदम साफ ही है, तो ये कहाँ से हुआ। तो उसने और एक बूंद उसके ऊपर गिरी तब तक जब तक वो सोच रहा था ये। इस प्रतिमा से फायदा क्या अगर यह वर्षा नहीं रोक सकती। उसने कहा चलो कोई दूसरा आश्रय स्थान ढूंढे। उसने पंख खोले और तीसरी बूंद गिर पड़ी। वो जैसे ही सोच रहा था कि क्या फ़ायदा है इसके नीचे रहने का, जब मतलब है ही नहीं कोई फ़ायदा, क्योंकि ये इसके तो बचा ही नहीं पा रहा है मुझे वर्षा से। तो इसलिए वर्षा लड़की नहीं है, वर्षा मतलब एक्चुअल वर्षा, पानी जो गिर रही थी, तो इसलिए वो पंख खोल के उड़ने ही वाला था, लेकिन वहाँ पे तीसरी बूंद उसके ऊपर गिर गई। उसने ऊपर देखा, राजकुमार की आंखें डबडबा रही थी और उसके सुनहले गाल पर आंसू ढुलक रहे थे। उसका चेहरा इतना भोला था कि गौरैया को दया आ गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं सुखी राजकुमार हूँ। फिर तुम क्यों रो रहे हो? पंख फड़फड़ाकर गौरैया ने कहा। तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। तो उसने क्या सोचा कि उस पे जब वो पानी गिरा ना, तो उसने देखा कि उसने ऊपर देखा, ऊपर देखने पे उसको सुखी राजकुमार का चेहरा दिखा। जब सुखी राजकुमार का चेहरे में से वो उसके आंखों में से आंसू निकल रहे थे और उसको बहुत बुरा लग रहा था, शायद उसका फेस बहुत छोटा सा हो गया था, बहुत दुखी सा हो गया था। तो गौरैया को उसको देख के बहुत बुरा लगने लगा। तो उसने उससे पूछा तुम कौन हो? तो फिर उसने कहा कि अपना परिचय दिया। तो फिर उसने उससे वापस से पूछा तुम रो क्यों रहे हो और तुमने मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। उसे अपने आप को एक तरह से सुखाने जैसा है, जैसे हम भी हाथ छांटते हैं ना, वैसे वो पंख इसलिए फड़फड़ा रहा था ताकि उसके ऊपर से जो एक्सेस वाटर है वो निकल सके और वो जल्दी सूख सके। फिर जब मैं जीवित था, मूर्ति ने उत्तर दिया, और मेरे वक्ष यानी कि बॉडी का जो चेस्ट होता है ना, उसको वक्ष बोलते हैं। तो मेरे वक्ष में मनुष्य का हृदय धड़कता था। तब मेरा आंसुओं से परिचय नहीं हुआ था। मैं आनंद महल में रहता था, जहाँ दुख के प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। दिन में मैं अपने उद्यान में विलास करता और रात को नृत्य में लगा रहता। मेरे उद्यान के चारों ओर एक प्राचीर थी, किंतु मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। मैं जीता रहा और मर गया। आज जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मेरे संसार की सारी कुरूपता और दुख दर्द देख सकता हूँ। मेरे ही नगर में इतना दुख कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है मगर फिर भी फटा जा रहा है। तो उसने क्या सोचा कि वो जब जिंदा था तो उसके जो दिल था, उसके जो हार्ट था उसके चेस्ट में, तो वो जब धड़कता था और उसके तब उसको एक्चुअली में पता नहीं था कि दुख क्या होता है। उसने कभी अनुभव नहीं किया था कि पीड़ा क्या होती है। तो वो बहुत खुश महल में रहता था और इसीलिए वहाँ पे दुख को
मतलब ये एक तरह से ना आइडिया दिया गया है कि वहाँ पे सिर्फ खुशी ही जा सकती थी, जो चीज़ें राजकुमार को खुश करती थी वही चीज़ें उस वहाँ पे प्रवेश ले सकती थी, लेकिन जो चीज़ें दुखी करती थी या फिर सैड मूड में ले आती थी या फिर मिजरेबल डिप्रेस टाइप का कर देती थी, वो चीज़ें वहाँ नहीं जाती थी दिन। और वो अपने क्या बोलते हैं गार्डन में घूमता रहता और रात को वो डांस वांस देख के सो जाता। और उसके उद्यान के चारों ओर प्राचीर थी, प्राचीर यानी कि लाइक अरे मतलब स्तंभ जैसा, लेकिन वो क्या बोलते हैं इतना उसमें घुस गया था ना कि उसके कह सकते प्राचीर मतलब वो जो देख सके बाहर ना, उसको प्राचीर कहते हैं। प्राचीर मतलब पर कोटा दीवार, हाँ। तो उसके चारों ओर दीवार थी तो वो बाहर की तरफ देख ही नहीं सकता था या फिर देखना ही नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो उसी में ही जीता रहा और वहीं मर गया। और फिर उसके बाद उसको जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसका स्तंभ बनाकर वहाँ रख दिया, तो शायद उसकी आत्मा या कुछ वहाँ पे आके रह रही होगी, तो इसीलिए वो उसमें जाके अब बसने लगा है। तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि बताया गया है कि एक सुखी राजकुमार जिसको पहले कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन उस जगह पे रह के उस वहाँ पे स्थापित होके उसको अब पता चल रहा है कि पूरे शहर में कितना दुख है, क्योंकि अब उसको पूरा शहर दिख सकता है यहाँ पे। तो अब इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं संसार की कुरूपता और दुख दर्द देख सकता हूँ। पहले तो वो अपने मज़े में रहा था तो उसने दुख देखा नहीं था, फिर वो नगर में इतना दुख है, उस यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है मगर फिर भी फटा जा रहा है। तो उसने कहा कि मेरा दिल भले ही मतलब क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड है, और जस्ता यानी खाकी रंग का एक धातु जिसमें तांबा मिलाकर पीतल बनता है, एक तरह का धातु ही है, तो इसलिए मेटल है, तो वो जस्ते का है मतलब बहुत हार्ड है, लेकिन वो फटा जा रहा है, मतलब उसको बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा तो राजकुमार ठोस सोने का नहीं, गौरैया ने सोचा, मगर इतनी शिष्ट थी कि उसने ये बात जोर से नहीं कही। तो उसने सोचा कि ओहो मतलब ये केवल दिखने में सोने का है, मतलब गोल्ड का बना हुआ लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में गोल्ड का है नहीं, ये तो केवल नॉर्मल सही। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है उसमें शिष्टता थी, वो बहुत क्या बोलते हैं एक एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन था, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता था, उनके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, उस टाइप का था। तो इसलिए उसने कहा कि मतलब उसने ये बात अपने मन में ही रखी। दूर, बहुत दूर, मूर्ति ने अपनी सुनहली आवाज में कहा। मैं कहती रही, एक गंदी सी गली में एक टूटा फूटा मकान है, उसकी एक खिड़की खुली है, उसके अंदर एक चौकी पर एक स्त्री बैठी है, उसका चेहरा दुबला और थका हुआ है और उसके हाथ में सुई के घाव से शत विषक्त है। वो रानी की सर्व सुंदरी अंग रक्षिका के नृत्य वासन के फूल काट रही है। वो एक कोने में एक उसका बच्चा बीमार पड़ा है, उसे ज्वर है और वो फल मांग रहा है। गौरैया, नन्ही गौरैया, क्या तुम उस मेरी तलवार की मूठ में जगमगाता हुआ लाल निकालकर उसे नहीं दे आओगी? मेरे पैर के तो इस स्तंभ में जड़े हैं और मैं चल नहीं सकता। तो उसने कहा कि बहुत दूर मुझे दिख रहा है कि एक अपनी सुनहली आवाज़, प्यारी सी आवाज़ में उसने कहा कि एक गंदी सी गली में बहुत टूटा फूटा मकान है और वहाँ पे जो खिड़की खुली है उसके अंदर एक स्त्री बैठी है। वो क्या करती है, वो रानी जो है उसकी भी मतलब क्या बोलते हैं अंग रक्षिका के नृत्य वसन सिल रही है, मतलब रानी को जो सेव करती हैं वो जब डांस करती हैं तो उनके डांस की कॉस्ट्यूम्स वो बना रही थी। तो और वो बहुत दुबली पतली है, उनके बहुत घाव हो रखे हैं हाथ में, बिकॉज वो सुई से काट रही है ना खुद ही हाथों से। पहले के ज़माने में तो सब हैंडलूम काम होता था, तो इसीलिए उसकी वजह से उनके हाथ बहुत ख़राब हो गए हैं और शत व शत हो रहे हैं। और उसका जो बेटा है वो कोने में सो रहा है, और बेटा तो नहीं बच्चा बोला गया है यहाँ पे। और फिर उसको बहुत बुखार है और इसीलिए उसको फल चाहिए, तो इसलिए वो नन्ही गौरैया को बहुत प्यार से बोलता है कि क्या तुम मेरे जो मूठ पे जो ये रूबी जैसे है, ये लाल लगा हुआ है, इसको निकाल के उसको दे आओ। और मतलब मैं तो नहीं जा सकता मुझे, लेकिन उसके लिए बहुत दुख हो रहा है, इसलिए तुम इसको जाके उसको दे आओ।
फिर आता है नेक्स्ट, दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे। ये गौरैया ने कहा होगा। दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे और कमल के फूलों से वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरे में सोते होंगे। राजा रंगीन ताबूत में सो रहा होगा, वो पीले वस्त्र में लिपटा होगा और मसालों में उसका अंग लेपन किया गया होगा। उसकी गर्दन में पुखराज का हार होगा और उसके हाथ सूखी पत्तियों की तरह होंगे। तो वो उस मतलब अपने जो साथी हैं उनके बारे में बताता है कि दक्षिण में जो लोग हैं वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ऐसे गौरैया बोलती है। और वहाँ पे जो दक्षिण देश के लोग, मतलब उसको शायद दक्षिण देश जाना है, तो वो ऐसा एकदम अपने आप को एग्जैजरेट करके और अपने आप को ऐसे मतलब बड़ा दिखा के बताती है ना कि दक्षिण देश के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वहाँ पे जो एक नील नदी है, वहाँ पे नील नदी एक्चुअली पश्चिम एशिया का एक नदी है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, नाइल, हाँ नाइल नदी है, आप इंटरनेट पे निकाल के पढ़ सकते हो इसको। तो वो इसको भी नील नदी बोला जाता है हिंदी में। तो कमल के फूल में उस से वार्तालाप कर रहे होंगे, वो बोल रहा है कि वहाँ पे राजाओं के मकबरे में सोते होंगे उसके जो दक्षिण देश के लोग। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। दक्षिण देश के लोग कमल के फूलों से वार्तालाप करके राजाओं के मकबरे में सोते होंगे। हाँ, तो शायद वैसा ही वहाँ के लोगों के बारे में बोला गया है। और राजा रंगीन ताबूत पर सो रहे होंगे और वहाँ के राजा का वर्णन किया गया है। मतलब वो जानबूझ के बस मतलब एक तरह से बता रहा है कि मुझे तो बहुत काम है और मुझे तो यहाँ जाना है, वहाँ पे मेरे लोग इतना इंतज़ार कर रहे होंगे, सो कर ये वो करके बहुत अच्छे से बताया गया है। और वह पुखराज का हार होगा, ये सब बताया गया है। तो गौरैया को इन सब चीज़ों के बारे में बताया, गौरैया ने इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो मतलब कि मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और ये लाल जाके उस औरत को नहीं दे सकता क्योंकि मुझे तो ये सब काम है। तो राजकुमार बोलता है, गौरैया गौरैया सिर्फ आज के लिए तुम मेरा काम कर दो, बच्चा प्यासा है, उदास भी है। मुझे बच्चों से जरा भी स्नेह नहीं, गौरैया ने कहा। पिछले वसंत मैं 2 बच्चों को रोज आकर ले मारा करते थे। यद्यपि मुझे चोट नहीं लगी, मैं बहुत तेज उड़ती हूँ, किंतु यह बड़ी ही अपमानजनक बात है। मगर राजकुमार इतना उदास था कि गौरैया को दया आ गई। तो उसने उसको बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि सुन लो, मेरा आज ही काम कर दो, क्योंकि बच्चा तो बहुत उदास है, प्यासा है, तो उसको चाहिए जो भी है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। और मैं गौरैया ऐसा बोलती है, पिछले वसंत में 2 बच्चों के रोज़ आकर मुझे ढीले मारे। और लास्ट ईयर जब स्प्रिंग सीज़न था तो बच्चों ने आके उसको पत्थर मारे थे, जिसकी वजह से उसको चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसको बहुत बुरा लगा कि मुझे मेरे साथ ऐसा किया, तो उसको बहुत अपमानजनक लगा। पर राजकुमार का मुंह बहुत ही मतलब दयालु टाइप का लग रहा था, तो उसके लिए उस बहुत भोला सा था, तो इसलिए उसको दया आ गई। यहाँ बहुत सर्दी पड़ने लगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारा काम कर दूंगी। धन्यवाद नन्ही गौरैया, राजकुमार ने कहा। तो उसको सर्दी पड़ने वाली थी और उसको सर्दी तो हो ही रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तो राजकुमार ने भी कहा ठीक है, मतलब धन्यवाद नन्ही गौरैया। गौरैया ने राजकुमार की तलवार के मुठ से लाल निकाला और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ चली। उस उड़ते वक्त उसने गिरजाघर के शिखर के पास से गुजरी, जहाँ श्वेत संगमरमर के देवदूतों की मूर्तियां बनी थी। वह उच्च प्रसाद के समीप से गुजरी। उसने नाच की आवाज सुनी। छज्जे पर एक सुंदर किशोरी अपने प्रेमी के कंधे पर हाथ रखे हुए आई। आह, तारे कितने सुंदर है, प्रेम की शक्ति कितनी अद्भुत है, उसने भावोन्मेष में कहा। मैं समझती हूँ कि अगले नृत्य के लिए मेरे वस्त्र तैयार हो जाएंगे। मैंने उन पर फूल कढ़वाने की आज्ञा दी है, मगर ये लोग देर कितनी लगाते हैं। तो ये जो अंगरक्षिका है ना, जिसके डांस के लिए वो कढ़ाई कर रही थी वो जो औरत, तो ये अभी
शायद वो अंगरक्षिका के बारे में बता रहे कि इसको अब फ़र्क नहीं पड़ता उसकी क्या चल रहा है। और वैसी बात है, हमें दूसरों का पता नहीं होता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, हमें बस अपनी पड़ी होती है। तो इसीलिए वो अपने बारे में सोच रही थी और उसने लगा कि लाइक मेरे क्या बोलते हैं, मेरे वो वस्त्र क्यों नहीं आए अभी तक सिलकर, और इसीलिए उसको बहुत टेंशन हो रही थी। तो उसने राजकुमार की तलवार से वो जो मूठ लाल निकाला और उसको अपने तलवार में दबा दिया। नहीं, उसके तलवार से वो मूठ से निकाला वो लाल और अपनी चोंच में दबा कर जा रही थी। फिर पहले तो एक चर्च के ऊपर से गुजरी, फिर उसने एक वाइट कलर के संगमरमर मार्बल से बना हुआ एक मतलब देवदूतों की मूर्ति देखी। फिर वो एक और ऐसे बड़े से बिल्डिंग से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि उसने डांस की आवाज़ सुनी और वहाँ पे वो जो क्या बोलते वो अंगरक्षिका थी, वो शायद अपने प्रेमी के साथ थी। तो वो बहुत प्यार से उसके साथ बातें कर रही थी, लेकिन वो शिकायत भी कर रही थी कि मैंने अपने नए नाच के लिए ये कपड़े तो सिलवाने दिए, लेकिन पता नहीं कब बनकर आएंगे। वह नदी पर से गुजरी और जहाज के शिखरों पर लटकते हुए आकाशदीप देखे। अंत में उसे टूटे फूटे मकान के समीप पहुंची और भीतर झांका। बच्चा बुखार के कारण बिस्तर पर तड़प रहा था। वो फुदक कर भीतर पहुंची और उसने उस स्त्री के पास की मेज पर लाल रख दिया। माँ थककर सो गई थी। वो बच्चे के सिरहाने पर उड़कर पंख से हवा करने लगी। तो गौरैया भी बेचारी दयालु थी, उसको भी बहुत दया आती थी। तो उसने क्या किया कि वो जो नदी पर से गुजरी, उसने वहाँ से वो जो लाल लिया और मतलब बच्चा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, क्योंकि उसको बहुत परेशानी महसूस हो रही थी, उसको बहुत गर्मी भी मतलब गर्म हो रहा था, उसका शरीर तप रहा था और उसकी माँ भी काम कर कर के सो चुकी थी। तो उसने उस साइड में एक जो टेबल रखी थी वहाँ पे वो रूबी रख दिया और फिर वहाँ पे उड़ उड़ के वो बच्चे को पंखा करने लगा। कैसा अच्छा लग रहा है, बच्चे ने कहा, अब शायद अच्छा हो रहा है, और वो सो गया। तो उसको अब अच्छा लगने लगा उस बच्चे को, कि उसको लग रहा था कि हाँ चलो अभी बुखार से थोड़ा सा राहत मिले, क्योंकि ठंडी हवा आने लगी तो उसको जो शरीर उसका तप रहा था उससे उसको थोड़ी राहत मिलने लगी। तो शायद उसको लग रहा था कि शायद अब मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा, और ये सोच कर वो सो गया।